नमस्कार। आज हम फिर संधि चैप्टर को लेकर के चर्चा करेंगे। इससे पहले संधि की परिभाषा, स्वर और व्यंजन वर्णों की जानकारी हमने प्राप्त की थी और संधि के जो मुख्यतः 3 भेद होते हैं उनकी जानकारी भी हमने प्राप्त की थी। ये भी जाना था कि भाई स्वर संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन संधि को किस नाम से जाना जाता है, हमने ये पहले के वीडियो में पढ़ा है। अब हम जो संधि के 3 भेद होते हैं उनमें से पहला भेद हमने ये बताया था कि भाई ये 3 भेद होते हैं, उनमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के मुख्यतः 3 भेद। अब स्वर संधि की परिभाषा है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई संधि में क्या होता है। मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि इतना जरूर ध्यान रखें कि संधि में 2 वर्णों का मेल होगा। कौन से 2 वर्णों का मेल होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ये हम पहले जान चुके हैं। तो स्वर संधि जब भी होगी तो परस्पर जो 2 वर्णों का मेल होगा वो स्वर और स्वर वर्ण का होगा, लेकिन अलग अलग स्वर अलग अलग रूप में मिलेंगे। उसी आधार पर क्या है, स्वर संधि के उपभेद किए गए। क्या किए गए? उपभेद। ये उपभेद की जानकारी भी मैं एक छोटे वीडियो में दे चुका हूं कि हिंदी भाषा में जब कभी भी ये प्रश्न उठे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मुख्यतः 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संस्कृत भाषा में मैंने ये बताया था कि स्वर संधि के भेदों की संख्या अपन निश्चित रूप से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा तक का स्तर है वहां तक के 8 भेद प्रचलित हैं, जिनमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि 5 जो हिंदी भाषा में भी चलते हैं। इसके अलावा पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ये स्वर संधि के ही भेद माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जिनके स्वतंत्र सूत्र हैं वो पाणिनि में दिए हैं। तो हम यहाँ आज स्वर संधि के उपभेद जो हैं उनमें से यण संधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सी संधि की? यण संधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो, यण संधि जब भी आप किसी संस्कृत व्याकरण में पढ़ोगे या संस्कृत भाषा में जब भी आप यण संधि को पढ़ते हो तो आपको एक सूत्र लिखा हुआ मिलता है, इको यणची। इको यणची। आज मैं आपको इस सूत्र के बारे में बता रहा हूं। वैसे जो हिंदी भाषा के छात्र हैं उनके लिए जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मन में प्रश्न उठता है कि भाई इसका क्या अर्थ है, तो हिंदी भाषा के विद्यार्थी भी इसको समझ सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। इससे पूर्व में एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पाणिनि ने अपनी जो संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें 14 माहेश्वर सूत्र बताए। 14 क्या बताए? माहेश्वर सूत्र। पहला ऐयुण, दूसरा रीलृक, तीसरा एओम, चौथा अयोच और 5वां हैवरट और 6ठा लण। अब आगे के जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सूत्र को अपना उद्देश्य इनको लिखने का था कि इस इको यणची को अपन क्या है समझेंगे, तो इसके लिए इतने सूत्र यानी जो 6 प्रारंभ के सूत्र हैं वो पर्याप्त है। अब देखो, ये तो है माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र से क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं? जैसे कोई भी माहेश्वर सूत्र दे रखा है, जैसे ये पहला माहेश्वर सूत्र है ऐयुण, इससे अपन जब भी प्रत्याहार बनाएंगे तो अंतिम वर्ण को छोड़ करके कोई सा भी वर्ण एक ले लेंगे। जैसे ए, ई और ओ में से अपन ने ए ले लिया। उसके बाद में प्रत्याहार बनाते समय क्या करते हैं? ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इनका कोई से भी सूत्र का अपन अंतिम वर्ण लेकर के प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे
ए के बाद अपन यदि इस सूत्र का एक अंतिम वर्ण ले लें तो अपने प्रत्यार का नाम हो गया अण। लेकिन मान लो ए के बाद में अपन इस अण को नहीं लेकर के अगले सूत्र का अंतिम वर्ण क ले लेते तो अपने प्रत्यार का नाम क्या हो जाता? अक। यानी ये ए और इस सूत्र का अंतिम वर्ण क्या? क। माहेश्वर जो 14 माहेश्वर सूत्र है उनमें प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण है वो व्यंजन है। ये केवल सूत्र निर्माण के लिए है। अब देखो, मान लो मैं ए नहीं लेता, इस सूत्र का ई ले लेता और ई के बाद में इस सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है, तो मेरा प्रत्यार क्या हो जाता? इन हो जाता। और मान लो मैं ऐसे करता कि ये जो ई है उसके बाद में मैं अण को नहीं लिख करके अगला जो सूत्र है री लिख उसका अंतिम वर्ण क लिख देता तो मेरे प्रत्यार का नाम क्या हो जाता? इक हो जाता। अब देखो, ये प्रत्यार क्या वर्णों को संक्षिप्त लिखने का तरीका है। अब अपन इसको विस्तार से जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, विस्तार से लिखेंगे तो अपन ये देखेंगे कि ए कहाँ लिखा हुआ है अण प्रत्यार में, अण कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो ए तो यहाँ पर है और अण यहाँ पर है, तो यहाँ से गणना करेंगे। ए का मतलब क्या हुआ? ए और आ। देखो, ये समझने के लिए है कि भाई ए मीन्स ए और आ दोनों स्वर, क्योंकि ये दोनों समान स्वर है, केवल इनमें ह्रस्व और दीर्घ यानी छोटे और बड़े का फर्क है। फिर आगे क्या रहा है? ई, मतलब ई और ई। फिर आगे क्या रहा है? ऊ, इसका मतलब ऊ और ऊ। अब जो ण आ गया तो ये ण केवल प्रत्यार निर्माण के लिए था, ये केवल सूत्र निर्माण के लिए है। जब अपन प्रत्यार के वर्णों की गणना करते तो अंतिम जो वर्ण है उसकी गणना नहीं की जाती है। अब मान लो अपना प्रत्यार अक होता तो ए कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। क कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। तो इनके बीच में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं तो अपन यहाँ ऐसे चलेंगे। ए का मतलब ए और आ, ई का मतलब ई ह्रस्व और दीर्घ दोनों, ऊ का मतलब ऊ छोटा और बड़ा ह्रस्व और दीर्घ दोनों। फिर देखो ण है, ये व्यंजन वर्ण है अंतिम जो सूत्र का, इसकी गणना नहीं करनी। इससे आगे बढ़े तो क्या आ गया? री आ गया। री मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों। हिंदी भाषा में री एक होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में ह्रस्व और दीर्घ। फिर आगे क्या आ गया? री। फिर देखो आगे क आ गया। तो अक प्रत्यार में यही वर्ण है, क की गणना करेंगे नहीं। तो अक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, री और री और ली। अब मान लो अपना प्रत्यार इक होता, क्या होता? इक। तो ई कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ रहा। क कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा रहा। तो इक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? यहां से चलेंगे। ई, ऊ। अब देखो ये एक प्रत्यार के वर्ण है, मैं एक बार इनको मिटा करके लिख देता हूं। ये ई लिखा हुआ है और आगे ये क्या लिखा हुआ है? क। तो इक अपना क्या है? एक प्रत्यार है। ठीक है। अब इक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? यहां से चलेंगे ई ह्रस्व और दीर्घ यानी ई और ई। फिर आगे ऊ और ऊ। ण इसकी गणना होगी नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्या आ गया? री आ गया। री मतलब दोनों, री और री, ह्रस्व और दीर्घ दोनों। फिर क्या आ गया? लरी। फिर ये क्या आ ही गया। तो इक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ई, ऊ, री और लरी, ये इक प्रत्यार में वर्ण होते हैं। तो देखो यहाँ जो इको लिखा हुआ है इसका मतलब है इक प्रत्यार। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? यण। तो यण भी एक प्रत्यार है। देखो आपको दिखाता हूं यहाँ। ये कहाँ है? अपन ने जो 6 सूत्र लिखे 14 में से, उनमें देखो ये कहाँ है? ये रहा। ण कहाँ है? ये रहा। अब देखो यण प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होंगे तो यहाँ से गणना करेंगे। एक तो हो गया ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, वो है। उससे आगे क्या लिखा हुआ है? रे। उससे आगे क्या लिखा हुआ है? ये टे की तो गणना होगी नहीं, तो सूत्र का अंतिम वर्ण जो व्यंजन वर्ण है उसकी गणना नहीं की जाती। उससे आगे क्या आ गया? ले। फिर ण आ ही गया, इसकी गणना होगी नहीं अंतिम वर्ण की, तो ले। तो देखो यण प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ये, वे, रे, ले। तो देखो जो इको यण ची, इसमें यण के बाद में अच्छी है। अच्छी का मतलब अच्छ, और अच्छ प्रत्यार का मतलब क्या होता है? स्वर।
यानी ये सूत्र हमें ये बताता है कि यण संधि में इक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार हो जाता है। इक प्रत्यार के स्थान पर क्या होता है? यण। इक प्रत्यार का मतलब ई उ री के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये व रेल है। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यण संधि का नियम ये कहता है कि जब ई उ री या लरी इनके बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अब देखो असमान स्वर का क्या मतलब है, ये असमान स्वर का क्या मतलब है? देखो इक प्रत्यार के स्थान पर क्या हो जाता है यण संधि में? यण प्रत्यार। अब इक प्रत्यार का मतलब ई उ री लरी, यण प्रत्यार मतलब ये व रेल है। अब क्या होगा, यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मैं आपको देखो लिख कर बताता हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे ये इति है, आगे संधि क्या है? आदि है। अब अपन यहाँ देखेंगे, देखो मैंने कहा था संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल। कौन से दो वर्णों का मेल? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो इति अपना प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ती का मतलब देखो ई तो ये रहा, ती का मतलब है तय और ई। ये इति का वर्ण विश्लेषण हो गया। इति में जो भी वर्ण है उनको अलग अलग दिखेंगे, तो ई, तय, अलंत और ई। तो देखो ये प्रथम शब्द जो इति है उसका अंतिम वर्ण क्या हुआ? ई। और द्वितीय शब्द क्या है? आदि। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हुआ? आ। तो यहाँ देखो संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल। यहाँ कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है? ई और आ का। अब अपन देखेंगे कि इसमें यण संधि है या नहीं है। तो देखो ई के बाद में क्या आ रहा है? कोई असमान स्वर। कहने का मतलब ये ई है, ई के बाद में आगे आ रहा है। तो ई के बाद में यदि आगे ई आ जाता तो क्या हो जाता? समान स्वर हो जाता। ई के बाद में ई कोई सा भी आता, ऋस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा, तो क्या होता? समान स्वर। लेकिन यहाँ ई क्या है? असमान स्वर। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ ई के बाद में आ रहा है तो ई का तो ई समान स्वर है, बाकी सारे क्या हैं? असमान स्वर है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इति संधि आदि है यण संधि का उदाहरण है। अब मैंने ये भी बताया था कि जब भी संधि होगी कोई न कोई परिवर्तन जरूर होगा। अब देखो यहाँ परिवर्तन क्या होगा? ती के अंत में ई है, आदि के शुरू में क्या है? आ है। तो ई और आ इन दो वर्णों का मेल हो रहा है। मैंने आपको विग्रह करके बताया था इति मतलब ई, तय और ई, ये हो गया इति। और आगे क्या? आ और दी। ठीक है। तो संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। यहाँ ई और आ का मेल होगा। अब ई के बाद में आ क्या है? कोई असमान स्वर है। तो ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ये कर देंगे। यानी ये जो ई है उसको अपन किस में बदल देंगे? ये में बदल देंगे। अब देखो ये तो इति के शुरू वाला ई, ती का तय तो रह गया आधा, और तय में जो ई मिला हुआ था उसका क्या बन गया? ये। अब ये हलंत है। देखो किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आएगा तो उस स्वर को व्यंजन वर्ण में मिला देंगे। तो ये के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो आ को ये में मिलाएंगे। अब ये में ए मिलाते तो क्या बनेगा? ये। और आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? या। और बच गया क्या? दी। तो इति संधि आदि मिलकर के क्या हो गया? इत्यादि। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस उदाहरण में ई के स्थान पर क्या बना है? ये बना है। तो देखो ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई को किस में बदल देंगे? ये भी। अब देखो ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ को किस में बदल देंगे? व में। कैसे? जैसे एक उदाहरण है मधु संधि अरि। यहाँ देखो दो का मतलब है द के अंत में ऊ है। ठीक है, ये दो है, इसका मतलब द और ऊ है। अरि के शुरू में क्या लिखा हुआ है? ए। यहाँ देखो कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है? ऊ और ए का। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ऊ के बाद में क्या आ रहा है? कोई असमान स्वर आ रहा है। ऊ के बाद में ऊ आता तो समान स्वर हो जाता। ऊ के बाद में ऊ नहीं आकर के और कोई स्वर आ रहा तो क्या हो गया? असमान स्वर आ गया।
तो देखो परिवर्तन क्या होगा, यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ को हम किस में बदल देंगे, वह में बदल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मह धू का ध तो रह गया आधा, ठीक है, और धू में जो ऊ था वो किस में बदल गया, ऊ किस में बदलेगा, वह में। अब उसके बाद में देखो आगे क्या आ रहा है, ऊ को वह में बदलने के बाद में आगे क्या आ रहा है, ए, तो इस ए को वह में मिला देंगे तो वह क्या हो जाएगा, पूरा। बच गया क्या, री बच गया, तो मधु संधि हरि मिलकर के क्या हो गया, मधुवरी हो गया। यानी इस उदाहरण में ऊ किस में बदल गया, वह में बदल गया। अब देखो री का उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है पितरी संधि आज्ञा। यहां देखो त्री का मतलब है तय के अंत में री शामिल है, आगे क्या आ रहा है, आज्ञा। तो यहाँ कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है, री और आ का। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, री, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो री और आ का पर ये कह सकते हैं कि यहाँ इस उदाहरण में री के बाद में क्या आ रहा है, कोई असमान स्वर, यानी री के बाद में री आता तो समान स्वर होता, और री के बाद में री को छोड़ करके और कोई सा भी वर्ण आ रहा तो री का क्या हो गया, असमान स्वर हो गया। तो री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो री को अपन किस में बदलेंगे, तो री को किस में बदल देंगे, यहाँ देखो रे में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, रे में। तो पी त्री का तय रह गया आधा, री को बदल दिया रे में, आगे क्या आ रहा है, आज्ञा। अब देखो जब अपन ने संयुक्ताक्षर पढ़े तो ये पढ़ा था कि तय में जब भी अपन रे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रय बनेगा। क्या बनेगा, त्रय। यहाँ देखो ये तय है, री का रे बन गया, तो तय और रे मिलकर के क्या बन जाएगा, तय भी हलंत है, रे भी हलंत है, तो त्रय हलंत बन जाएगा। ठीक है। अब आगे आज्ञा का आ है वो त्रय में मिलेगा, तो त्रय में आ स्वर मिलाएंगे तो आ की मात्रा लग जाएगी, तो त्रा हो गया। बच गया क्या, ज्ञा। तो पितरी संधि आज्ञा बराबर क्या बन गया, पित्राज्ञा बन गया। क्या बन गया, पित्राज्ञा। अब देखो लरी का उदाहरण देते हैं। लरी के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ये लरी है और ये आकार है, ठीक है। हिंदी में लरी को स्वर नहीं माना गया है, तो लरी के उदाहरण हिंदी भाषा में मतलब शामिल नहीं किए जाते। क्यों, क्योंकि लरी को हिंदी भाषा में स्वर ही नहीं माना गया। यानी यही संधि अपन हिंदी में पढ़ते यण संधि तो नियम में इतना ही शामिल करते, यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ए, ऊ का वे और री का रे हो जाता है। लेकिन वास्तव में संस्कृत में ये पूरा नियम क्या है, यदि ई उ री लरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ए, ऊ का वे, री का रे और लरी का लय हो जाता है। संस्कृत में लरी को स्वर माना गया है, दीर्घ री को भी स्वर माना गया, जबकि हिंदी में दीर्घ री और लरी दोनों को स्वर में शामिल नहीं किया गया। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जबकि संस्कृत में ये 2 और शामिल होते हैं तो 13 हो जाती है। तो देखो लरी का उदाहरण, लरी के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, लरी के बाद में लरी तो नहीं आ रहा ना, लरी आता तो समान स्वर होता है। तो असमान स्वर आ रहा है तो लरी को किस में बदलेंगे, यदि लरी के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो लरी को लय में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, लय में। ये लरी के स्थान पर क्या हो गया, लय। क्यों हुआ, आगे असमान स्वर था इसलिए। अब लय में ये आकार का आ मिल जाएगा, तो लय में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ला। बच गया क्या, कार्य। तो लरी संधि आकार बराबर क्या हो गया, लाकार है। अब देखो मैं समझता हूं कि यण संधि आपको समझ में आई होगी, और अब मैं एक बार एक एक उदाहरण आपको और बताता हूं। नहीं समझ में आई तो फिर से आप समझने की कोशिश करें। कुछ उदाहरण अंत में मैं बोर्ड पर लिखता हूं। ये जो रेखा चित्र है इस तरीके से आप कॉपी में लिख कर रख सकते हैं कि ऋस्व या दीर्घ ई उ री लरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर लय हो जाता है। इसको आप रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ उदाहरण मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, उनको आप स्वयं मिलाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके सही हो रहे हैं इसका मतलब आपको यण संधि जरूर समझ में आई। अब देखो कुछ उदाहरण और बताता हूँ, एक ही का उदाहरण और बताता हूँ। जैसे मान लो अपना उदाहरण है इति संधि अत्र। पहले तो ये देखेंगे कि यण संधि इसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो देखो कौन से 2 वर्णों का मेल हो रहा है ये देख लेना चाहिए सबसे पहले। तो ती के अंत में क्या है, ई। अत्र के शुरू में क्या है,
है। तो देखो ई भी स्वर है, ए भी स्वर है, इसका मतलब स्वर संधि का कोई सा एक भेद है, इसमें स्वर वर्णों का मेल हो रहा है। अब स्वर वर्णों में भी अपन ने ये पढ़ रखा है कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता तो ई का ये हो जाता है, ये यण संधि है। यहाँ भी ये ई के बाद में क्या आ रहा है, कोई असमान स्वर। एक उदाहरण और लिखता हूँ, देखो जैसे मान लो अपना उदाहरण होता है अति संधि ईव। अब इसमें यण संधि है या नहीं है, तो अपन ये देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, ई। तो ई के बाद भी ई आ रहा है, तो ये दोनों समान स्वर हो गए। क्या हो गए, समान स्वर। यदि समान स्वर है तो फिर दीर्घ संधि होगी, यण संधि नहीं होगी। तो यण संधि कब होगी, जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, या री के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, या री के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है। अब यहाँ देखो ई के बाद में ई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है। तो अपन परिवर्तन क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये ई, ये वाला। अब देखो ती का मतलब है तय और ई, तय और ई। तो ती का तय तो रख देंगे आधा। अब देखो कोई भी व्यंजन वर्ण है उसको आधा लिखने का भी नियम है। यहाँ देखो कुछ वर्णों को मैं लिख रहा हूं, जैसे ग है, घ है, ख है, च है, इन सब में देखो खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है। ख में ये खड़ी पाई है, ग में ये खड़ी पाई है, घ में ये खड़ी लाइन है, और च में ये खड़ी लाइन है। ऐसे वर्णों को जब हम किसी शब्द के बीच में आधा लिखते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अब हमें लिखना है चम्मच लिखना है, ठीक है, तो ये च जब भी आधा जहां भी लिखा जाएगा, जैसे हमें लिखना है उच्च, तो अपन एक च को आधा लिखेंगे। तो शब्द के बीच में आधा कैसे लिखेंगे, जो खड़ी पाई यदि किसी वर्ण में आ रही है तो आधा लिखते समय उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। कहने का मतलब आपको यदि ख को किसी शब्द के बीच में आधा लिखना है तो इस ख के खड़ी पाई हटा देंगे। मान लो आपको, मेरा कहने का मतलब है ग को आधा लिखना है किसी शब्द के बीच में, जैसे अपना शब्द है दिग्गज, तो दिग्गज में एक ग आधा आएगा, तो इस ग को आधा लिखेंगे तो इस ग की अगली खड़ी पाई को हटा देंगे, तो आधा इस प्रकार से शब्द के बीच में लिखा जाएगा। यदि अपन को घ आधा लिखना है तो खड़ी पाई हटाने के बाद में इस तरीके से इसको आधा लिखा जाएगा। बाकी ऐसे जितने भी वर्ण है, जैसे प है, तो प में ये खड़ी पाई हट करके क्या है, इसको आधा लिखा जाएगा। जैसे मैं है, तो मैं को जहां भी आधा लिखेंगे तो खड़ी पाई हटा करके लिखेंगे। जैसे अपने को शब्द लिखना है सम्मान, तो ये मैं आधा लिखेंगे तो इसकी अगली खड़ी पाई को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे ती है, तो ती का तय है, तय प्लस ई मिल करके तो ती बना हुआ है, यानी ये तय हलंतर ई। अब तय को जब आधा लिखेंगे शब्द के बीच में, तो तय की खड़ी पाई हटा देंगे, तो ये तय आधा बच गया। अब देखो ई के बाद में क्या आ रहा है, अत्तर वाला ए आ रहा है, तो ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, ये कर देंगे। क्या कर देंगे, ये। फिर ये में अत्तर का ए मिल जाएगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर बच गया क्या, तरह। तो इति संधि अत्तर क्या हो गया, इत्तेतर हो गया। कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। अब देखो एक ऊ का उदाहरण, और जो प्रचलित उदाहरण है वो बताता हूं आपको। सुसंधि आगतम। अब यहाँ देखो सु का मतलब है से और ऊ, आगतम के शुरू में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ऊ के बाद में आ का मेल हो रहा है। तो ऊ के बाद में क्या आ रहा है, कोई असमान स्वर आ रहा है, यानी ऊ के बाद में ऊ आता तो समान स्वर होता। ऊ के बाद में ऊ को छोड़ करके अन्य कोई वर्ण आ रहा है, इसका मतलब क्या है, असमान स्वर है। तो परिवर्तन क्या होगा, ऊ के स्थान पर अपन वह कर देंगे। ये जो से के बाद में, यानी से में जो ऊ मिला उसको क्या कर देंगे, वह। अभी मैं बता रहा था कि किसी व्यंजन वर्ण को आधा लिखेंगे, यदि उसमें खड़ी लाइन आई है तो खड़ी लाइन को हटा करके आधा लिखेंगे। अब देखो सु का से तो रह गया आधा, और सु में जो ऊ था उसका क्या बन गया, वह। आगतम का ए आ वह में मिलाएंगे तो वह में ए मिलाते तो वह बनता, आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाह। अब देखो आगतम का आ तो मिल गया वह में, तो ये हो गया वाह, और बच गया क्या, गतम। तो सुर संधि आगतम मिल करके क्या बना,
स्वागतम, यहाँ सु उपसर्ग है स्वागतम में। अब देखो रीकार है, जैसे मान लो पितृ संधि इच्छा है, पितृ संधि इच्छा है, तो हम इस उदाहरण को ऐसे समझेंगे कि पितृ का मतलब तय के अंत में री है और आगे कौन सा स्वर आ रहा है, ई। तो री के बाद में ऐश्वांत स्वर है, री के बाद में क्या कोई ऐश्वांत, तो री को किस में बदलेंगे, रे में। तो देखो ये री को रे में बदल गया। अब ये तय और रे मिलकर के क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा। तो पित्रय, अब ये इच्छा का ई स्वर है वो त्रय में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, त्रि हो जाएगा। ई छोटा मिलाएंगे तो त्रि में ई की मात्रा छोटी लगा देंगे, आगे क्या बचा, च और छा। तो पितृ संधि इच्छा मिलकर के क्या बन गया, पितृच्छा। या री का क्या हो गया, रे। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, पितृ संधि आज्ञा, पितृ संधि इच्छा, मातृ संधि आज्ञा, मातृ संधि इच्छा, पितृ संधि आदेश, मातृ संधि आदेश, मातृ संधि उपदेश, पितृ संधि उपदेश। इन सब में आपको एक सीधा उदाहरण बताता हूँ कि जैसे आपको पता चल गया कि री के बाद में ऐश्वान स्वर आ रहा है, त्रि का उदाहरण है, अंत में पितृ, मातृ, भ्रातृ, स्त्री आ रहा है, ठीक है, आगे कोई ऐश्वान स्वर है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे समझ करके कर सकते हैं कि त्रि के स्थान पर त्रय मान लें, अगला जो भी स्वर आता है उसको क्या है, त्रय में मिला दें और शेष बचा हुआ उसको लिख दें, तो ये आपका संधि युक्त पद हो जाएगा। कहने का मतलब अपना ये होता मातृ संधि उपदेश मान लो। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि भाई त्रि का मतलब री के बाद में ऊ असमान स्वर है, इसका मतलब यण संधि है। तो त्रि वाले उदाहरणों में आप सीधा ही क्या त्रि के स्थान पर त्रय कर ले, अगला जो स्वर है उसकी मात्रा त्रय में लगा दें। अब त्रय में ऊ की मात्रा लगाएंगे त्रु हो गया, ठीक है, फिर बच गया उसको लिख दो, तो पैदेश इसको लिख दिया, तो मातृ संधि उपदेश मिलकर के क्या हो गया, मातृोपदेश हो गया। ये यण संधि का उदाहरण है। अब देखो लरी का लय और एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे लरी संधि आकृति है, ठीक है, लरी के बाद में कोई ऐश्वान स्वर आ रहा है तो लरी के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, लरी के स्थान पर क्या कर देंगे, लय। आगे जो ऐश्वान स्वर आ रहा है उसको लय में मिलाएंगे, तो लय में ए मिलाते तो लय बनता है, आ मिलाएंगे तो ला बनेगा, तो लाकृति शब्द हो गया अपना। कौन सी संधि है, यण संधि। आइए एक बार फिर से यण संधि का जो उदाहरण है उसको दोहरा लेते हैं। यण संधि का नियम क्या है, ध्यान दो, यदि ई, उ, री, लरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर लय हो जाता है। अब कुछ उदाहरण में लिख देता हूं, उनका आप मेल करेंगे और ये देखेंगे कि आपको यण संधि समझ में आई है या नहीं। यह आपके लिए उदाहरण है, मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। इति संधि अलग, ये संस्कृत के उदाहरण है, लेकिन हिंदी भाषा में भी आपको क्या है, संधि का ज्ञान हो जाएगा। एक एक दो दो उदाहरण सबके लिख देता हूं मैं। अति संधि उत्तम है, अनुसंधि अय, अनुसंधि अय, फिर वधु संधि आगमय, अगला लिख देता हूं मातृ संधि आदेश है, पितृ संधि उपदेश है। त्रि वाले उदाहरणों में मैंने कहा था त्रय बना लें उसमें अगला स्वर मिला दें, आपका संधि युक्त पद है वो सही हो जाएगा। लरी का एक उदाहरण लिख देता हूँ, लरी संधि अनुबंध है, लरी संधि आदेश है। एक उदाहरण और लिख देता हूँ, गुरु संधि आज्ञा। देखो रू में ऊ है, ऊ के बाद में आ ऐसमान स्वर है, तो ऊ को वह में बदलेंगे, ये ध्यान में रखें। तो मैं समझता हूँ कि यण संधि बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आप जितने ज़्यादा उदाहरणों को हल करेंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा, उतना ही ज़्यादा इसका नियम है वो स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में रहेगा। मैं सोचता हूँ कि ये संधि पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। कोई कठिन उदाहरण आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्र हैं, अपने जो सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लगातार आप मुझसे जुड़े रहिए। इस तरीके के जो वीडियो है अध्ययन संबंधी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायक है और विद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका लाभ आपको मिल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।